वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 375 possessive husband for forward। बेला ने कार्तिक के सवाल का जवाब देने के बजाय सर घुमाकर उससे सवाल किया, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है कार्तिक? बेला के इस सवाल पर कार्तिक ने अपनी चीन बेला के शोल्डर पर टिकाते हुए शांत लहजे में कहा, हम है। कार्तिक का जवाब सुनने के बाद बेला ने एकदम से कहा, देन लेट मी हैंडल दिस कार्तिक। बेला की अचानक आई डिमांड सुनकर कार्तिक को हल्की हैरानी हुई। उसे लगा था बेला उससे नाराज होगी, गुस्सा होगी, मगर बेला नाराज होने के बजाय उससे कुछ और ही मांग रही थी। कार्तिक की खामोशी भांपकर बेला ने अपना सर कार्तिक के चेस्ट से टिकाते हुए कहा, मुझे कोई फेम नहीं चाहिए कार्तिक, मैं बस अपने मामलों को खुद को हैंडल करना चाहती हूँ। उन लोगों ने रेयांश और आदित्य को मेरी वजह से किडनैप किया है। मैं उन लोगों से खुद डील करना चाहती हूँ ताकि आगे कोई भी इंसान ऐसी गलती ना दोहराए। बेला की आवाज उम्मीद से ज्यादा शांत और पेशेंट थी। कार्तिक को बेला से ऐसे किसी रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, मगर कार्तिक बेला की बात सुनकर खुश जरूर हुआ था। कार्तिक ने बेला को मजबूती से अपने बाहों में समेटते हुए कहा, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो वाइफी? नहीं, मैं सिर्फ ये करना नहीं चाहती हूँ, मैं डेफिनेटली ऐसा करूंगी। लोगों को मेरी स्वीटनेस पसंद नहीं आती है, तो यही सही। बेला का जवाब सुनकर कार्तिक ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ पलटा। बेला का सुंदर चेहरा ऐसी क्रूशियल सिचुएशन में भी बिल्कुल शांत था। कार्तिक ने कुछ क्षण तक गहराई से बेला की आंखों में देखा, फिर उसने बेला के फोरहेड पर अपना होठ रखते हुए कहा, डू व्हाटएवर यू वांट वाइफी। कार्तिक का जवाब सुनकर बेला के चेहरे पर हल्की एडोरेबल स्माइल आ गई। अपने माथे पर कार्तिक के होठों का स्पर्श पाकर बेला की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी। उसने आज भी हमेशा की तरह कार्तिक के शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर रखा था, बेला के माथे से अपना होठ रखे हुए ही। कार्तिक ने आगे बिना भाव के कहा, तुम जो करना चाहती हो करो वाइफी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर यदि तुम्हें कुछ हुआ तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। अगर तुम्हें एक खरोच भी आए तो मैं इस पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। इसीलिए जो करना सोच समझ कर करना। कार्तिक की पूरी बात सुनकर बेला के नाजुक होठों से मुस्कान एकदम गायब सी हो गई। बात अगर पहले की होती तो बेला कार्तिक के इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती, मगर अब बेला जानती थी उसका एक्सट्रीमली पॉसेसिव हस्बैंड रॉकवेव का ब्रूटल साइको चेयरमैन है। बेला को अब पूरा यकीन था कार्तिक ने जो कहा है वो उसे पक्का कर भी सकता है। भला जिस इंसान ने 18 साल की उम्र कई लाख लोगों की जान ली हो, उसके अंदर 30 साल की उम्र में पूरी दुनिया जला देने की क्षमता कैसे नहीं होती? भले ही कार्तिक बीतते वक्त के साथ शांत स्वभाव का हो गया था, मगर आज भी उसकी क्रूरल्टी को नजरअंदाज करना अपना मौत को दबाव देने जैसा था। बेला ऐसा जोखिम कभी नहीं उठा सकती थी। बेला ने कार्तिक के चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा, कार्तिक, ये गलत बात है। तुम्हारी टर्म्स बहुत ज्यादा गलत और सेल्फिश है। तुम ऐसे टर्म्स नहीं रख सकते हो। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने बिना इमोशन के झुककर उसके डेलिकेट गर्दन पर किस करके कहा, वाइफी, मैं जैसी चाहूं वैसी टर्म्स डाल सकता हूं, तुम मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकती हो। कार्तिक की बात सुनकर बेला की भावें आपस में जुड़ गई। उसने कार्तिक को घूरते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हारी टर्म्स मानने से मना कर दूं तो? बेला की बात सुनने के बाद कार्तिक ने मुस्कुराते हुए उसके लिप्स पर लाइट किस करके कहा, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा वाइफी, बस हमारा बेडरूम तुम्हारे लिए कैद खाना बन जाएगा। कार्तिक की सुनकर बेला का मुंह हल्का खुला फिर बंद हो गया। आखिर में बेला ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी टर्म्स एक्सेप्ट करती हूँ। अच्छी बात है, अब जाओ, तुम्हें जो करना है करो, मैं शावर लेने जा रही हूँ, कार्तिक ने कहा। कार्तिक के बाथरूम के अंदर जाने के बाद बेला के चेहरे के नर्म भाव एकदम से बदलकर कठोर हो गए। वर्तिका को एक नजर देखने के बाद बेला अपने फोन से किसी को कॉल करते हुए रूम से बाहर आई। कॉल कनेक्ट होते ही बेला ने गंभीर भाव के साथ कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या हम अभी मिल सकते हैं? बेला की बात सुनकर फोन की दूसरी साइड से आवाज आई, मैं तो अभी आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूं, एक जरूरी काम के सिलसिले में, क्या हम बाद में मिल सकते हैं?
बेला ने उस इंसान के सवाल पर हल्का हंसते हुए जवाब दिया, हम बाद में जरूर मिल सकते हैं, मगर हो सकता है अगर हम बाद में मिले तो आप सब कुछ गवा बैठे, अपना नाम, काम, वर्षों की मेहनत, सब कुछ। बेला की बात सुनकर फोन की दूसरी साइड मौजूद इंसान की आईब्राउज आपस में जुड़ गई। कुछ पल की गहरी खामोशी के बाद उस इंसान ने कहा, कहां मिलना है? उस इंसान के सवाल पर बेला ने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, होटल रिंग स्टार। ये होटल मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। इस होटल में आने की वजह से ही कार्तिक मुझे दोबारा मिला। आप यही आइए, बाकी डिटेल्स मैं आपको SMS कर दूंगी। ठीक है, हो सके तो जल्दी आइएगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। फोन की दूसरी साइड मौजूद इंसान ने कहा। बेला अब तक मेंशन की लिविंग एरिया में आ चुकी थी। काउच में आराम से लीन होकर बैठते हुए बेला ने कहा, जरूरी। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद बेला ने उस इंसान को प्राइवेट रूम नंबर SMS किया। फिर उसने अपना फोन काउच पर रख दिया। होटल जाने के बजाय बेला आराम से काउच पर ही बैठी रही। उसके चेहरे के शांत भावों से उसके दिमाग के थॉट्स का अंदाजा लगा पाना असंभव था। कुछ पल काउच पर आंख बंद करके बैठने के बाद बेला ने सर्वेंट से कहा, मेरा अचानक कॉफी पीने का मन हो रहा है, मैं अभी ले आती हूं मैडम। सर्वेंट की बात सुनकर बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, हम 2 कप लाना। बेला का ऑर्डर सुनने के बाद सर्वेंट ने तुरंत 2 कॉफी लाकर बेला को दे दिया। बेला ने आराम से कॉफी का कप उठाकर एक सिप लिया। सर्वेंट को लगा था बेला ने दूसरा कप कार्तिक के लिए मंगवाया है, मगर आखिर में बेला खुद दूसरा कप उठाकर कॉफी पीने लगी। बेला ने जब तक 2 कप कॉफी खत्म किया तब तक 20 मिनट बीत चुके थे। कॉफी का दूसरा खाली कप राउंड ग्लास टेबल पर डालने के बाद बेला ने काउच से अपना ओवरकोट और फोन उठाया। मेंशन से बाहर की ओर जाते हुए बेला ने सर्वेंट से कहा, अगर कार्तिक मेरे बारे में पूछे तो उसे बता देना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ओके मैडम। बेला मेंशन बाहर आई। एंट्रेंस पर पहले से ही बेला की स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। बेला ने किसी भी गॉड या ड्राइव को अपने साथ आने से मना कर दिया। वो अकेले उस मिस्टीरियस इंसान से मिलने जाने वाली थी। रास्ते में होटल रिंग स्टार जाते वक्त बेला ने अचानक यू टर्न लेकर अपना रुख अपने प्राइवेट विला की ओर कर लिया। गैलेक्सी विला के लिविंग एरिया में आते ही बेला ने देखा वहां पहले से ही रॉय और चार्ली मौजूद है। बेला ने ही उन दोनों को वहां बुलवाया था। बेला को देखकर चार्ली ने उत्सुक लहजे में पूछा, सिस्टर बेला, हम आगे क्या करेंगे? प्लीज जल्दी बताए, मैं जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं। चार्ली की उत्सुकता को रौंदते हुए बेला ने शांत लहजे में काउच पर बैठते हुए जवाब दिया, मुझे बस रे और आदि से मतलब है। मेरा अब रॉकवेव से कोई वास्ता नहीं रहा। मैं बस रे और आदि को वापस लाऊंगी। बेला की बात सुनकर चार्ली ने एकदम से उखड़े हुए लहजे में कहा, सिस्टर बेला, आप ऐसा कैसे कर सकती है? अगर आप ऐसी सिचुएशन में उन ट्रेजर्स को भी वापस ले लेंगी तो हो सकता है आपको आपकी पोजीशन वापस मिल जाए। आखिर में चार्ली बेला को लालच देने की कोशिश करने लगा, मगर बेला पर चार्ली के बातों का कोई असर नहीं हुआ। बेला ने चार्ली के बातों को इग्नोर करके उन दोनों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। उसके बाद बेला होटल रिंग स्टार के लिए निकल गई। बेला जब तक होटल रिंग स्टार पहुंची तब तक उस मिस्टीरियस इंसान को होटल आए हुए पूरे 2 घंटे बीत चुके थे। पिछले 2 घंटों से वो इंसान लगातार बेला का इंतजार कर रहा था। बेला जैसे ही प्राइवेट रूम में दाखिल हुई वैसे ही उस इंसान ने तंज कसते हुए बेला को कहा, मुझे समझ नहीं आता है, आप इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई? आपको तो समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं है। उस मिस्टीरियस इंसान की बात सुनकर बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बस थोड़ी देर ही तो हुई है मुझे। बेला की बात सुनकर उस इंसान ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, थोड़ी देर? हाँ, पूरे 2 घंटे लेट है आप मैडम रिचर्ड। इसे आप थोड़ी देर बोलने की हिम्मत भी कैसे कर सकती है? खैर, ये सब छोड़िए और ये बताए, आप मुझसे क्या बात करना चाहती थी? उस इंसान का आखिरी सवाल सुनकर बेला ने जल्दी कोई जवाब नहीं दिया। वो आराम से उस इंसान के सामने वाले काउच पर उसके बराबर में बैठ गई। उस इंसान को कुछ पल गौर से देखने के बाद बेला ने शांत लहजे में कहा, मुझे रेयांश और आदित्य चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन्हें मेरे पास लेकर आओ। मुझे दुनिया से या रॉकवेव से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मैं अपनी दुनिया में खुश हूं। अगर किसी ने मुझसे मेरी खुशी छीनने की कोशिश की तो मैं उस इंसान को तबाह कर दूंगी। इसीलिए जाओ, मेरे बच्चों को ढूंढ कर मेरे पास लाओ। बेला की बात सुनकर उस इंसान ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, आप कैसी बातें कर रही है? मैं उन दोनों को कहां से ढूंढ कर लाऊंगा? उस इंसान की बात सुनकर बेला ने अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे बेहतर जानते हो उन दोनों को कहां से वापस लाना है। इसीलिए जल्दी जाओ और उन्हें वापस मेरे पास लेकर आओ। सिर्फ उन्हें ही नहीं, निशा बनर्जी को भी मेरे पास लाओ। मुझे उस पागल लड़की को बनाता है। वक्त आने पर मैं उससे भी बड़ी पागल बन सकती हूँ। दूसरी तरफ एक वेयरहाउस में रेयांश और आदित्य ने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली। कुछ क्षण के धुंधलेपन के बाद उन दोनों की विजिबिलिटी क्लियर हो गई। पूरी तरह होश संभालने के बाद रेयांश और आदित्य को एहसास हुआ उन दोनों को चेयर पर बिठाकर जंजीरों से बुरी तरह जकड़कर बांधा गया है। वेयरहाउस के अंदर का भयानक माहौल देखकर आदित्य बुरी तरह घबरा गया। उन दोनों के आसपास चारों तरफ खून से सने हुए लोग उल्टा सीलिंग से लेटके हुए थे। कई लोगों का सर धड़ से अलग था, कईयों के शरीर से चमड़ी अलग कर दी गई थी, तो कईयों को अब भी कटिंग मशीन से रेत रेत कर कटा जा रहा था। जहां दर्द से तड़पने वाले लोग भेड़ बकरी दिख रहे थे, वहीं उन्हें तड़पाने वाला इंसान कसाई दिख रहा था। पूरे वेयरहाउस के माहौल में लोगों की दर्दनाक चीखें और खून की तेज गंध घुली हुई थी। रेयांश की खुली आंखें देखते ही निशा इविल स्माइल के साथ चलकर उन दोनों के पास आई। उसके हाथ में एक बोतल था जिसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ था। रेयांश के आंखों के सामने सल्फ्यूरिक एसिड का बोतल वेव करते हुए निशा ने क्रीपी स्माइल के साथ कहा, इसे देख रहे हो? इसे मैंने खास तुम दोनों के लिए मंगवाया है। पहले मैं इसकी दो बूंद तुम दोनों भाइयों के आंख में डालूंगी, फिर मैं इसकी कुछ बूंदे तुम्हारे प्यारे प्यारे गालों पर डालूंगी, फिर बाकी का एसिड मैं तुम दोनों को पिलाऊंगी। मेरा विश्वास मानो, तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा। तुम्हें ये बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगेगा। निशा की बात सुनकर रेयांश ने कोल्ड वॉइस में कहा, क्या तुम्हारे डैडी मम्मी ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं है? क्या तुम अनपढ़ हो? क्या तुम नहीं जानती हो यह कोई जूस नहीं, एसिड है। इसे पिया नहीं जाता है। रेयांश की बात सुनकर निशा एकदम से पागलों की तरह ठहाका मारकर हंसने लगी, मगर कुछ पल बाद उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई। निशा ने दांत पीसते हुए कहा, तू तो बड़ा मुनहफट है लड़के। चल, तेरी इस चपर चपर का इलाज भी है मेरे पास। निशा ने इतना कहेगा इविल स्माइल के साथ आदित्य की ओर देखा। आदित्य मासूमियत से अपनी पलकें झपकाते हुए निशा के हाथ में मौजूद एसिड को ही देख रहा था। आदित्य पर निशा को नजरे भांपते ही रेयांश का हैंडसम चेहरा डार्क हो गया। रेयांश ने बर्फ सी ठंडी आवाज में दांत किटकिटाते हुए कहा, सोचना भी मत। अगर तुमने मेरे भाई को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रेयांश की बेचैन और गुस्से भरी आवाज सुनकर निशा के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। निशा ने इविल हंसी हंसते हुए सल्फ्यूरिक एसिड के बोतल का ढक्कन खोला, फिर उसने एक झटके से सारा एसिड आदित्य के मुंह में डाल दिया। एसिड मुंह पर पड़ने के साथ ही आदित्य की दर्दनाक चीख पूरे वेयरहाउस में गूंजने लगी। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। डियर रीडर्स, मुझे सच में लगता था कार्तिक इस दुनिया का सबसे क्रूर इंसान होगा।